बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो है नाजरीन, पाकिस्तान में कमो बेश हर हफ्ते एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट होती है और 29 नवंबर को पाक फ़ौज की कमांड की तब्दीली की तकरीब हुई। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कमांड ली अपने सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। उसी रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर को इंतहाई अहम मिशन पर अफ़गानिस्तान भिजवाया गया और इशू ये था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग बंदी ख़त्म करने का ऐलान, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई बड़ा और इंतहाई संगीन सिक्योरिटी चैलेंज है। पहले बहुत अरसे तक पस मंज़र में मुज़ाकरात होते रहे, ताहम मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए और फिर कई वफूद को अफ़गानिस्तान भिजवाया गया ताकि अफ़गान तालिबान TTP पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और दोबारा उन्हें कायल करें कि वो पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का माहिदा ना तोड़ें। इसके क्या मुज़मरात होंगे, आगे आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के एतबार से कितने चैलेंजेस होंगे, हिना रब्बानी खर को क्यों भिजवाया गया, नई पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इस बड़े सिक्योरिटी चैलेंज से कैसे नबर्दा आजमा होगी। आगे इसके साथ आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ने भी TTP को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है। इस इंतहाई अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंतहाई सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एहसान टीपू महसूद साहब, कौमी और बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग में अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी इशूज़ पर तज्ज़ियत तबसरे लिखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने के साबिक मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। ब्रिगेडियर साद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक सरबराह इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्नल रिटायर्ड बशीर वली साहब, वो और श्रीलंका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रहे। जनरल मुशर्रफ की एडमिनिस्ट्रेशन में काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी और पीस से मुतल्लिक इंतहाई अहम तरीन जो ऑपरेशंस थे उसमें जो है वो पेश रहे। कर्नल बशीर वली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। एहसान टीपू महसूद साहब, ये जो नई डेवलपमेंट आई है सामने, तहरीक तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग बंदी का जो ऐलान है इसे यकदम ख़त्म किया गया और आपने देखा कि लास्ट वीक 2-3 दहशत गर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए जिसकी उन्होंने बराह रास्त ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो आप ये समझते हैं कि ये कार्रवाइयाँ अब उन्हीं की तरफ से शुरू हो चुकी हैं? अगर शुरू हो चुकी हैं तो आप ऑल ऑफ ए सडन क्या तैयारी हो सकती है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या इसके लिए अब मिलिट्री कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी? चूँकि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी पुलिस, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आप समझते हैं उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि दे विल बी रेडी टू कॉप विद दिस सिचुएशन? TTP की कार्रवाइयाँ या उनकी प्रेजेंस उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि मुझे नहीं लग रहा है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ कर पाएंगे। और इसके लिए हमें फिर वही जो 2007 से ऑनवर्ड जो हमने एक मॉडल अडॉप्ट किया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे एक्टिव ऑपरेशंस बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस जिस तरह किया गया सवात में, वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ में, साउथ में, तो मेरे ख्याल में जो TTP की मौजूदा स्ट्रेंथ है, तो अभी दोबारा अगर इनके खिलाफ हम मुज़ाकरात के अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पे हम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें फुल फ्लेज एक मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन उसमें भी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े लिमिटेड किस्म के हैं क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी ज़रा इदारे हैं उनकी जो असेसमेंट है वो कह रहे हैं कि TTP की जो लीडरशिप है वो अफगानिस्तान में बेस्ड है, वहाँ से वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और यहाँ पे उनके जो लोग आते हैं तो वो परमानेंट यहाँ अपने बेसिस नहीं बनाते, मैक शिफ्ट कार्रवाई करके वो निकल जाते हैं। एग्जैक्टली, कार्रवाई महीना 2 हफ्ते वो रहते हैं फिर वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा अफगानिस्तान में जाके उनके खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना तो वो भी वहाँ से रिएक्शन आएगा और बड़ा शदीद आएगा। सिर्फ ये नहीं कि अफगान तालिबान की तरफ से बल्कि वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर भी हमारे खिलाफ एक है एंटी पाकिस्तान अवामी सतह पे भी नफरत, अवामी सतह पे भी, और तो वो भी। और तीसरी बात ये कि ऑपरेशनली भी हमारे पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है। TTP की जितनी टॉप लीडरशिप थी वो तो अब ऑब्वियस है कि अमेरिकन ड्रोन हमलों में वो मारी गई है। तो क्या हमें इतनी कैपेसिटी है कि हम अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या कुछ इस तरह के वो ऑपरेशन में हम उनकी लीडरशिप को वो हिट कर सकते हैं? तो चैलेंजेस हैं और मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी असेसमेंट है, रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में हो सकते हैं मामला और भी ख़राब हो जाएं। जी ब्रिगेडियर साद साहब, जिस तारीख का मैंने जिक्र किया 29 नवंबर को पाकिस्तान ने अपना स्पेशल एनवाई यानी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर को काबुल भिजवाया
और काबुल में उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और दीगर जो अफ़गान लीडरशिप है उससे भी, लेकिन अफ़गान वज़ीर दफ़ा से मुलाकात नहीं हो सकी। आप कैसे देखते हैं इतने अहम तरीन मिशन पे काबुल में तालिबान की हुकूमत हो और हमने विमेन फॉरेन मिनिस्टर भिजवाई, यानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, तो क्या सिग्नल हम देना चाह रहे थे हम अफ़गान अथॉरिटीज़ को बाई सेंडिंग ए विमेन, चूँकि वो खुद ख़वातीन को कॉर्नर कर रहे हैं? जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, मेरे ख्याल में हमने इसके ऊपर अभी बात भी जी की थी इनफॉर्मली। तो मुझे लगता है कि दिस वुड हैव मेड देम अनकंफर्टेबल। उनको जो है इस बात के ऊपर उनको थोड़ी सी वो होगी, तशवीश होगी कि ये पाकिस्तान ने क्यों किया है इस किस्म का काम, क्योंकि वो रूरल पश्तून है और वो जो कंजर्वेटिव है, डीपली कंजर्वेटिव है, तो उनका औरत के साथ इंटरेक्ट करने में उनमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है उनको। तो ये तो एक है, लेकिन चले फिर भी मतलब है कि ये तो पाकिस्तान का फैसला था, इन्होंने सोच समझ के ये फैसला किया होगा। लेकिन मैं उसके जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान को बॉर्डर्स के अंदर सिक्योर रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये जब आप किसी और के ऊपर ये वो डालेंगे, ये ब्लेम डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं है कि आपने मसला हल करना है, क्योंकि आपने तो ब्लेम पाकिस्तान से बाहर भेज दिया और आप कहेंगे ठीक है उनके साथ हमें इंटरेक्ट करना चाहिए और वो है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कभी भी दहशतगर्दों के साथ बातचीत नहीं होती। जब भी आप दहशतगर्द के साथ बातचीत शुरू करेंगे वो एम्बोल्डन होगा और वो ये समझेगा कि जो रियासत है वो कमजोर है और वो आपके साथ जो है बराबरी की सतह के ऊपर आ गई, आपके साथ नेगोशिएट कर रही है। तो आप उस वक्त कर सकते हैं जब वो हथियार फेंक दे और आके माफी मांगे, और फिर आप सोच सकते हैं कि किसको सजा देनी है, किसको नहीं देनी है, वो कौन आइडियल लोग थे, किन लोगों में इतनी जुर्म किए हैं। तो ये है कि आपने दहशतगर्द के साथ बातचीत नहीं करनी है, ये एक उसूल पाकिस्तान को संभाल लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात अगर हैं भी अफगानिस्तान के साथ हैं या अगर उनके जरिए किसी और के साथ, तो इसको पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए इसकी। ये इस्तिखबाराती इदारों का काम नहीं है कि वो नेगोशिएट करें। वो इनपुट्स दे सकते हैं, वो मेंबर हो सकते हैं उस टीम के, लेकिन वो हावी नहीं होंगे, वो फॉर्मुलेट नहीं करेंगे क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, क्या नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने एक पहले जिक्र किया था, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ इजराइल का। 1972 में म्यूनिख में इजरायली टीम के ऊपर अटैक आया था। उन्होंने कोई भी इजराइल में वो मौजूद नहीं था, कोई यूरोप में था, कोई किधर था, कोई किधर था। ठीक। और इस मुसाद को टास्क मिला और उन्होंने तमाम जितने भी वो 5-6 उनके फैसिलिटेटर, मास्टरमाइंड, फाइनेंस सब तक पहुंच गए, वो करने वाले सब तक पहुंच गए और उनको कैसे किरदार तक पहुंचे। ये हमारा काम है। अभी अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वसाइल है और हम नंबर 1 है और हम ये है, तो फिर आप इनको दुनिया के जिस कोने में भी हैं इनको आप बाहर निकालें। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना ऐलान जंग किया हुआ है और फिर उसमें कोई वो नहीं होता है। दूसरी बात यह कि सीज फायर की कौन सी बात थी कि सीज फायर खत्म हो गया? सीज फायर तो कभी थी ही नहीं, मुझे आप ये बताएं। हम भी एडवेल ऑपरेशन कर रहे थे, वो भी जब वो उनको मौका मिलता था वो भी कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल में ना सीज फायर इनके साथ हो सकता है, ना इनके साथ बातचीत हो सकती है। हमें अपना एरिया सिक्योर करना है। पुलिस को हमने अभी तक ये जो 10 साल हुकूमत करते रहे हैं, वहां पर पीटीआई हुकूमत करती रही है। मुझे तो अभी तक कोई अखबार में कोई नजर नहीं आया कि हमारे चीफ मिनिस्टर कहीं गया हो, किलेटी कोतल गया हो या रज़ाई एजेंसी में गया हो या वजीरिस्तान का दौरा किया हो, कभी नहीं देखा हमने। मालूम करे कि जी आपने कभी देखा है? नॉट एट ऑल, नेवर एवर। वहां देखेंगे पुलिस क्या था, तो बेसिकली फर्स्ट लाइन पुलिस है, उसकी बैकअप के लिए फ्रंटियर कोर है, उसकी बैकअप के लिए आर्मी है। सबसे पहले मतलब है कि आप अपने वो तो कहे ना, आर्मी को सबसे पहले मत लेके आए ना, हम आर्मी को सबसे पहले आगे ले आते हैं कि आर्मी करेगी और आर्मी करेगी। तो आर्मी बैकअप कर सकती है आपको, आर्मी सोल्यूशन नहीं है। आपको आर्मी ने एक एनवायरमेंट दिया, जब वजीरिस्तान में आपने ऑपरेशन किया, उसको क्लीन किया, स्वाद को क्लीन किया, उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जगह की वो जो है ना जिम्मेवारियां संभालनी है, वो नहीं संभाली गई। तो जब वो नहीं संभाली गई तो फिर ये ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। बिल्कुल जी। कर्नल बशीर वली साहब, ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया कि दहशतगर्दों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, दहशतगर्दों को पहले सरेंडर करना होगा। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलअदम तंजीम है वो डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप समझते हैं कि अब बातचीत का कोई भी जो ऑप्शन है उसे ख़त्म किया जाए और उनके खिलाफ फुल फ्लेज कार्रवाई की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ इससे
फिर से ब्रिगेडियर साहब की उससे एग्री करूंगा, जी। बट नॉट ऑल ऑफ इट। जी। हमारे अपने भी वो हैं, सोच है उसको होनी चाहिए। अफगानिस्तान हमारा बॉर्डरिंग जो है कंट्री, मुसलमान मुल्क है, जी। तो उनके साथ जो रवैया है उसको हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अभी अगर जैसा आपने शुरू में उन्होंने बता भी दिया है कि इतनी सीरियस नेगोशिएशन हो रही है, आपकी उधर कौंसलर जो है सफीर, है, हमारा उसको सफीर, उस पे हमला किया गया, बिल्कुल हमला किया गया है उसको। वो तो मतलब शेयर कोइंसिडेंस उसको आप कहें कि वो बच गया है, ठीक है, लेकिन मतलब है कि ये कुछ हो रहा है और आप बैठ रहे हैं, आप हैना रहमानी खान को उधर भिजवा रहे हैं। यार हैव अ हार्ट, मतलब है इधर कोई हुकूमत है या नहीं है, मुझे तो उसका नहीं पता कि किस है भी तो क्या है। आप उसको कैसे भिजवा रहे हैं वहां? तो वो अपने औरतों के साथ भी सीधी बात नहीं करना चाहते। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर। तो अगर वो नहीं करना चाहते तो हैना रहमानी खान के बात की मूली है कि ये जाके उधर बात करेगी। मेरा अब वो गुजारिश आपसे भी है, आपके तवज्जुह से ये मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखें, अब भी कोई बातचीत के लिए जा रहा है, वो आदमी जरूर उधर जो है मस्ट बी पश्तो स्पीकिंग, ये जरूरी है। आप चाहे इसको जिस टर्म्स में भी बात करना चाहते हैं, वहाँ वो सारे वो लोग हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट तो तालिबान और तो फलाना डिल्ला, ये सारी चीजें हैं। तो हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अभी ये नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी सुननी है हैना रहमानी खान की, जी, ये गलत है। हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए और ये बड़ा सीरियस वाकया है। मुझे नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट इसको कैसे ले रही है या लेती है, लेकिन हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर वो आए हुए हैं और ये उनकी गवर्नमेंट की उसके इजाजत से आए होंगे, आई एम श्योर। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा एक और बड़ा खैर ख्वाह जो है साइड पे बैठा हुआ है इंडिया। मतलब ये वो इंडियन ही उनको उंगली देते हैं ना। अफगानिस्तान में जितनी भी एक्टिविटीज आप उनका बैकग्राउंड देख ले, वो सारी अफगान उनकी जितनी भी एक्टिविटीज रही हैं वो इंडियन ओरिएंटेड रही जी। है। इस पे बात करेंगे हम ब्रेक के बाद, कर्नल साहब, इस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुल्लाह निज़ामानी पर काबुल में हमला क्यों किया गया, कौन इसके पसे पर्दा हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। एहसान टीपू महसूद साहब, पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुल्लाह निज़ामानी पर हमला किया गया और इतलात ये हैं कि अटैकर अंदर नहीं आए बल्कि दूर से पोजीशंस उन्होंने संभाली हुई थी। किसी इंतहाई ऊंची बिल्डिंग पर स्नाइपर शॉट किया गया और मल्टीपल शॉट्स फायर किए गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं हैना रहमानी खान के दौरे के बाद पाकिस्तानी सफारतखाने पे हमला, और फिर सफारतखाने की सिक्योरिटी तो बराह रास्त काबुल की हुकूमत की जिम्मेदारी है, कैपिटल के अंदर बैठे हुए। सो टू एस्पेक्ट्स के कौन, आप क्या समझते हैं कौन हो सकता है इस हमले के पीछे? जितनी यानी शवाहिद आप कह लें या जो एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, तो मेरी अपनी बुनियादी इत्तलात और मालूमात एग्जैक्टली कि दाइश खुरासान जो है, जो उनका लोकल फ्रेंचाइज है इस रीजन के लिए, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी वो पाकिस्तानी कौंसलेट पे भी हमला कर चुके हैं जी, और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पे भी वो हमला कर चुके हैं, यानी तालिबान के आने से पहले। और रिसेंटली फिर उन्होंने सितंबर में, यानी आपको याद होगा कि रशियन जो एम्बेसी है उन पर दाइश की तरफ से एग्जैक्टली साइड अटैक, जिसमें 2 रशियन डिप्लोमेट्स भी मारे गए थे और 4 बाकी जो सिक्योरिटी के लोग थे। तो ये एक पैटर्न है वहाँ पे। और काबुल शहर के अंदर भी अगर आप वो देख लें कि वहाँ पे जो तालिबान गवर्नमेंट या उनकी अथॉरिटीज़ है, ख़ासकर उनका इंटेलिजेंस सर्विस GDI, तो उनकी तरफ से बड़े इफेक्टिव ऑपरेशंस हुए हैं दाइश खुरासान के ख़िलाफ़। उसमें उनके लोग पकड़े भी गए हैं, मारे भी गए हैं।
लेकिन अभी भी काबुल शहर के अंदर यानी उनकी इन्फिल्ट्रेशन है, उनके स्लीपर सेल्स हैं और वो मौसर कार्रवाइयाँ भी वो कर रहे हैं, खासकर इस तरह के जो दाइश खुरासान वाले काबुल के अंदर मौजूद हैं और मुसलसल वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ जब भी वो करते हैं। और कल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी एम्बेसडर पे हमला हुआ है, बल्कि उन्होंने जो हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं गुलबदीन हिकमतयार जी, तो वहाँ पे भी हमला हुआ है। लेकिन अभी तक दोनों की रिहाइश कहाँ पे और रिहाइश गाह पे और मस्जिद है, वहाँ पे ये जुमे के खुतबा वो देते हैं। तो लेकिन दोनों जो वाक़यात हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक आई नहीं है। लेकिन जो पैटर्न है उससे नज़र आ रहा है कि दाइश खुरासान की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ इनमें है, इन हमलों में। जी ब्रिगेडियर साद साहब, आप क्या समझते हैं, ये जब बरसरे इक़्तिदार आए तालिबान तो उन्होंने आलमी बरादरी के साथ वादा किया था, इंटरनेशनल कमिटमेंट थी, और यही कमिटमेंट उनके उस पीस मायदे का हिस्सा थी कि वो अपनी अफ़गान टेरिटरी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अब दहशतगर्द अलकायदा, खुरासान, उसके साथ TTP ये और दीगर बड़ी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में सरेआम घूम रही हैं, स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। तो क्या तालिबान अपने किसी नज़रिए के तहत उनको पनाह दिए हुए हैं, उन पर दस्तर शफ़क़त रखा हुआ है? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं तालिबान के जो, हाँ जी, सिवाय जो इस्लामिक स्टेट है दाइश, उसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलकायदा है, TTP है, एटम है, IMU है, बिल्कुल ये तमाम जो है ये अफगान जो तालिबान है उनकी इजाजत से वहां पर है। और अभी तक उन्होंने जो सिवाय TTP के बाकी ने किसी ने ऑपरेशन अभी तक किया नहीं है। TTP को इजाजत है मेरे ख्याल में कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकियों को उन्होंने अभी तक इजाजत नहीं दी है जो अदर है, लेकिन वो उनकी साइल पे मौजूद हैं, सब मौजूद हैं जो मैंने जिक्र किया था। ये जो आपने अभी जिक्र किया पाकिस्तान के सफारत खाने पे हमला, और हमारे नाज़िम उल उमूर है तो उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, ये मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तक ये 8वीं बार है कि या तो हमारे एम्बेसीज और या काउंसलेट्स के ऊपर हमले हुए हैं, और या जो है अगवा हुए हैं, अगवा भी हुए हैं। तारिक इज़्ज़ुद्दीन साहब का बड़ा मशहूर वाक़या है, बिल्कुल हाँ, वो अगवा हुए थे जब वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे। तो अगवा TTP वालों ने किया था ना पाकिस्तान की सॉइल से, एक दफा वो पहले भी अगवा हो चुके हैं जब वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे, मुजाहिदीन की गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो ये वाकयात चलते रहे। एक में मैं जब 2003 में हमला हुआ, वो मैं एम्बेसी में मौजूद था, हमारे ऊपर हमला आया था, मैं उधर ही था। तो ये जो है क्या कहते हैं इसको, ये अफगानिस्तान में होता रहा है हमारे, मतलब हिंदुस्तान में ये कभी नहीं हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान में ये बहुत ये वाकयात, मुझे नहीं लगता कि इसमें अपना जो है ना ये अफगान हुकूमत, तालिबान की जो हुकूमत है उसमें उनका कोई रोल है, ये मुझे नहीं लगता है। ना जो है वो इजाजत देंगे TTP को या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इजाजत देंगे। तो इसके दो अभी रह गए हैं कि जो इसमें हमलावर हो सकते हैं। एक इस्लामी स्टेट है, दाइश है, उनका ये उनकी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप अभी ये मत भूलें कि जिधर हमारी एम्बेसी लोकेटेड है उस जगह का नाम है कारते परवान। जी बिल्कुल, कारते परवान इज अ हॉटबेड ऑफ एंटी पाकिस्तान पीपल। माय गुडनेस, ठीक है, पाकिस्तान दुश्मन लोगों की वो पनाहगाह है, वो इलाका जो है वो बिल्कुल कारते परवान में 100% लोग जो है ना वो पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ हैं, और वो ये सोचते हैं कि जो अफगानिस्तान पे मसाइल आए हुए हैं उसमें वो पाकिस्तान की वजह से, ठीक है जी, हाँ पाकिस्तान की वजह से आए हुए हैं। दूसरी मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, 2004 में के एंड में, 2004 के एंड में हमने इसको यहाँ पर एम्बेसी शिफ्ट करने की कोशिश की, और मैं सबसे पहले गया था वहां पर इस जगह पे। उस वक्त तो ये बने नहीं थे, अभी तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ली है, लेकिन एक हॉस्पिटल था जो बचा हुआ था, जो अंग्रेज के जमाने का हॉस्पिटल था, ब्रिटिश लीगेशन का ये सफारत था। तो उसमें हम वो जो हॉस्पिटल था उसमें हमने बनाए, तो रात को पत्थर आए हमारे ऊपर, गिरदनमा से लोगों ने पत्थर फेंके हमारी एम्बेसी के अंदर, पत्थर फेंके। और जो अफगान पुलिस का उस वक्त जो काबुल पुलिस का इंचार्ज था हारून आसिफी, वो सफीर साहब के पास अगले दिन आया और उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता हूँ, यहाँ के लोग बहुत सख्त खिलाफ हैं आपके, तो आप वापस चले जाएं। तो हमें फिर वापस वजीर अकबर खान जाना पड़ा।
तो ये आप नॉट रूल आउट करें कि वहां से कुछ लोगों ने जो है किसी बिल्डिंग पे चढ़ के तो पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर फायर किया हो, लेकिन दूसरी जो ग्रुप है जो पाकिस्तान मुखालिफ है और तालिबान मुखालिफ भी है, वो दाइश है, उनका भी बीच में हाथ हो सकता है। हाथ हो सकता है जी। कर्नल बशीर वली साहब, अब चूंकि तालिबान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है, आप क्या समझते हैं? जिस तरह पहले ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि ये सिविलियन जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी पुलिस, हमारा सिविलियन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये बुनियादी तौर पे पुलिस और उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने इलाकों पे नज़र रखें, अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं तो उनके ख़िलाफ़। लेकिन अब ये जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है और बड़ी सूरत के साथ हमले किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कोई हमें अपना जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर फौरी तौर पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है? एपिक्स कमेटी के इजलास बुलाए जाएं, फौरी तौर पे स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, अब मज़ीद हमें इंतज़ार नहीं करना होगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली वज़ा की जानी चाहिए, चूँकि आवाम को भी बचाना है, रियासत को भी बचाना है? बिल्कुल। देखिए, ये ब्रिगेडियर साहब ने कुछ डिटेल तो दे दी है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बैठ के तमाशबीन नहीं होना चाहिए जी, यही बात ये है। उनकी पुरानी, हाँ, और ये उनकी पुरानी अफवानों की आदत है, बीमारी है। तालिबान या नो तालिबान, देखे ना ये ड्रामे किस जमाने से चलते आ रहे हैं। सरदार जो अपना था हमारा जार शाह का जमाना ले लो, दाऊद का जमाना ले लो, उसको जिसको भी आप बताओ, उसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती थी, लेकिन मतलब है वो कुछ कहते भी नहीं ठीक है, खामोशी इख्तियार की हुई थी। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। अभी ये गलत है। वी हैव टू रिएक्ट टू दिस। हमारे जो एम्बेसी है, चाहे वो कौंसलर है, कौंसलर जनरल है, चाहे वो जो भी है, पाकिस्तान के लिए वो एक नुमाइंदा है, पाकिस्तान का उधर एक रिप्रेजेंटेटिव है जी। अभी उसके ऊपर ये कुछ हो रहा है और उसकी हुकूमत की अगर थपकी ना हो, मैं ये नहीं कि वो फिजिकली इन्वॉल्व है या नहीं है, उसमें तब करना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन उनकी थपकी जरूर होती है। उनकी थपकी के बगैर ये काम नहीं कर सकते हैं। उधर इलाकाई मसले होते हैं वो सब कुछ, लेकिन इतना हदूद वो नहीं क्रॉस कर सकते कि आप कौंसलेट के अंदर जाके आपके कौंसल जनरल को वो निशाना बनाएं। ये वो नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें तमाशबीन बन के नहीं बैठना चाहिए। इधर हमारा क्या है, उधर अफगानिस्तान की बहुत पिक्यूलियर किस्म की सिचुएशन है। आपका वजीर खारजा है फॉर एग्जाम्पल, में मिसाल उसको अच्छी बात नहीं होती है डायरेक्ट आप उसके ऊपर, अभी उसको क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं है अफगानिस्तान है क्या, सॉरी उसको कुछ पता नहीं है। आप भेजते हैं एनआर अबानी का, उसको क्या पता अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की बड़ी एक पिक्यूलियर किस्म की सिचुएशन है, एरिया है, स्टोरी है। अफगानिस्तान एक बड़ी गहरी और पुरस्कार कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वो चीजें देख के करनी चाहिए एंड वी मस्ट रिएक्ट। और रिएक्शन का ये है कि एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं ये कर दिया आपने। आप बॉर्डर सील कर दें, आप कर रहे हैं कि चीखें निकलेंगी। आप कोयटे का बॉर्डर बंद कर दें, वो 2 दिन ऐसे ही बंद कर रहा था फायरिंग पे, वो क्या हालात है वो भी आपने देखे सुने जी। वो हफ्ता भर तकरीबन बंद ही रहा। नहीं, वो अभी आप जो है ना तकरीबन के चक्रों में भी हम नहीं पड़ेंगे। आप क्लियर कट मैसेज दें। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर लेते हैं उनको कि नेक्स्ट टाइम यू डू इट एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। माइंड यू, लेट मी टेल यू, मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मैंने वो देखा है। मैंने 10 साल आईएसआई के साथ गुजारे हैं, मैंने 15 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो रहा हूँ, मुझे सब पता है। एंड वी कैन डू, वी कैन रिएक्ट, we can do and we can react. Why don't we do it? जी बिल्कुल, बता देना चाहिए next time you do this we will do this। बिल्कुल। अगले सेगमेंट में नाजरीन इसी चीज पे हम बात करेंगे कि हमारी अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे मुस्तकबिल में हमारी इस हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। जी
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। जी एहसान टीपू महसूद, ये जो अमेरिका की जानिब से बड़ा अहम फैसला आया, TTP को बैन अल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है, तो ये तो पाकिस्तान भी यही चाह रहा था। तो आप क्या समझते हैं, इससे पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का बयानिया है उसको यकीनी तौर पर तक़वियत मिलेगी? और जब पाबंदी लगाई जाती है उसमें उनके एसेट्स, बैंक अकाउंट्स, उनकी ट्रेवलिंग, इन तमाम तर चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाती है, तो सिर्फ महज पाबंदी से तो काम नहीं चलना, जिस तरह साद साहब ने भी कहा और कर्नल बशीर, क्या प्रैक्टिकल एक्शन की ज़रूरत है? तो अमेरिका इस हवाले से, अमेरिका का अफ़गानिस्तान में बड़ा वसी नेटवर्क रहा है, तो क्या अमेरिका किसी एतबार से अमेरिका और पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं? चूँकि अनऑफिशियली CIA की प्रेजेंस बदस्तूर है अफ़गानिस्तान में, तो इस मॉन्स्टर से हमें कैसे निपटना है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, ये कल यानी बहुत अहम डेवलपमेंट थी कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो 4 लोग हैं, बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको उन्होंने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। और उसमें अलकायदा बरसगीर के जो सरबराह हैं, उसामा महमूद वो हैं, आतिफ याया गौरी जो उनके डिप्टी चीफ हैं, फिर मोहम्मद मारूफ हैं जो कि अलकायदा का रिक्रूटमेंट वो हेड है, और फिर कारी अमजद जो है जिसको मुफ्ती मज़ाहम के नाम से याद करते हैं, TTP का डिप्टी चीफ है और सवाद से इनका ताल्लुक है। तो ये 4 लोग जो हैं इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है ग्लोबल। और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में, बल्कि नियर फ्यूचर में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और US गवर्नमेंट के बीच में काउंटर टेररिज्म के हवाले से किसी न किसी हद लेवल जारी है, एग्जैक्टली किसी न किसी लेवल पे ये कोऑपरेशन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को मुझे लग रहा है कि अमरीकी मदद के बगैर, चाहे वो इंटेलिजेंस के हवाले से हो, फाइनेंशियल हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसके बगैर ये TTP या दाइश का जो खतरा है वो अकेले वो नहीं निमट सकता। और माजी में भी हमने देखा है TTP के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जितनी टॉप लीडरशिप है वो अमरीकी ड्रोन हमलों में मारी गई है। पाकिस्तान ने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए, उनको निकालने में पाकिस्तान कामयाब हुआ, लेकिन उनकी जो लीडरशिप थी वो सब अमरीकी ड्रोन हमलों में मारी गई। और उस वक्त भी हमारी ये कोऑपरेशन थी, यानी उस वक्त भी। अब वो चीज़ें सामने आ गई है कि CIA के लोग या अमेरिकन जो डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कबायली इलाकों में उनकी प्रेजेंस थी वहाँ पे, और जॉइंट काउंटर टेररिज्म की चीज़ें हो रही थी US गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें होंगी। पाक अमेरिका काउंटर टेररिज्म का जो तावन है, खुफिया मालूमात का तबादला, वो होगा यकीनी तौर पे, ऑपरेशनली। जी बगैर साहब, इन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि अमेरिका के तावन के बगैर पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े फैसला कुन ऑपरेशन किए, लेकिन पस मंज़र में यकीनी तौर पे पूरे पिछले 18-19 बरस में जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस कॉपरेशन, सिटी कॉपरेशन अमेरिका के साथ चलता रहा। तो क्या आप समझते हैं कि हम इंटेलिजेंस के लिए CIA के मोहताज हैं? नहीं जी, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी खुद ले, कोई किसी की जंग नहीं लड़ता है। जी ये बड़ा अहम नुक्ता है, अपनी जंग हमें खुद लड़नी है। आपने अपनी जंग खुद लड़नी है। अच्छा, दूसरी ये कि अब आप ये अभी कर्नल साहब ने बात की थी गेट बंद करने की। देखिए, आप अफगान अवाम वैसे हमारे खिलाफ है, आप गेट बंद करेंगे तो आप किसको पनिश कर रहे हैं? आप आम अफगान को पनिश कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी और बढ़ेगी, पनिश कर रहे हैं। और कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि उसका बैकलैश उसके ऊपर जाएगा, तो वो तो आराम से बैठा हुआ है। तो आपने अफगान अवाम के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करनी है, आपने प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर लेके आना है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। और मैंने आपको इजरायली मॉडल बताया है, उसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन दैट इज हाउ टू डील। रूट कॉज के लिए आपने जाना है, रूट पे जाना है आपने। ये शाख तराशी जो है ना, इधर इंटेलिजेंस ऑपरेशन लाहौर में कर दिया, कराची कर दिया, इधर कर दिया, इससे नहीं। आपने जिधर रूट है वहां उसे एड्रेस जाना है, और आपने जाना है, आपके अलावा और जो है वो कोई नहीं जा सकता। अफगान गवर्नमेंट के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, क्योंकि ये आप खुद ही तो लेके आए हैं। जब आप लेके आए हैं तो फिर आप उनके साथ इंटरेक्ट करें ना, और मालूम करें कि यार हमने किधर जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी में फ्लॉ था, कि हम इनको लेके भी आए हैं और अब मतलब है कि हमारे लिए ये मसाइल खड़े कर रहे हैं। जी कर्नल बशीर वली साहब, जरा गौर करना पड़ेगा हमें। और जी कर्नल बशीर वली साहब, बड़ा अहम नुक्ता है कि हम उन्हें लेके भी आए, आज वो हमारी बात नहीं मान रहे। आज उसी किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जैसे पिछली एडमिनिस्ट्रेशन से आते थे पाकिस्तान के बारे में, और लबो लहजा उनका बदल गया है। वो हमारे ही बेबीज थे आज, लेकिन आज हमारे दर्द को समझने वाले नहीं रहे। तो ये क्या वजह है? तालिबान भी और अफगान अवाम भी आज पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। आप तो इस मामले पे गहरी नजर रखते हैं, उनके नब्ज पे हाथ रखते हैं। बिल्कुल ये क्या
कह देना कि हम अमेरिका के यानी ये इसके लिए मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्शन जी। और ये सारी चीजों में हम उन पर डिपेंड्स इंटेलिजेंस शेयरिंग हमेशा होती है, होती रही है, और बड़े क्रूशल वक्तों में हमने इनको सपोर्ट किया है, हम इनको करते थे। लेकिन ये कह देना कि हम उन पर डिपेंड करते हैं, गलत। आई डोंट एग्री। ठीक है, वी कैन सॉर्ट आउट अफगानिस्तान विदाउट दैट। बाकी ये कह देना कि जी अगर हम ये बंद कर देंगे तो अवाम यार अवाम की नफरत बढ़ेगी। उनका हाँ बिल्कुल, जी अवाम की नफरत तो बढ़ेगी फिर। नहीं तो नफरत बढ़ेगा यार। और उनकी अभी क्या, उनका तो आपसे प्यार और मोहब्बत है, वो आपको गले लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके रिप्रेजेंटेटिव, द हाईएस्ट रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, उसको निशाना मार रहा है। वो तो ऐसे कुदरत की खेल है कि वो बच गए। अच्छा, वो उसको मारना चाहते हैं और आपको आवाम की फिक्र है। यस, आवाम की फिक्र जरूर करो, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री है, बट अपनी इज्जत अपनी जगह, हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा एंड उनको जवाब देना पड़ेगा इन चीजों का, और इनका जवाब देना चाहिए। ये कह देना कि अवाम होगा, उनके अवाम को आप बॉर्डर बंद कर दें, ये ब्रिगेडियर साहब भी पता किस दुनिया में रह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब है कि मैं भी इधर ही का रहने वाला हूँ और वो भी इधर ही के रहने वाले हैं। आपने पिछले 70 साल से बॉर्डर बंद किया था ना, क्या अचीव कर लिया है? 70 साल से बॉर्डर बंद किया है ना, आप गरीब आवाम के ऊपर क्यों जाते हैं? आप नहीं तो क्या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए। आपको खुश करने, आवाम को खुश करने के लिए अपने बंदे मरवाएंगे उधर। नहीं, ये बात गलत है। हमें अपने फैसले खुद करने होंगे, हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं, हमें अपने फैसले खुद करने, इसमें तो सबका इत्तेफाक राय है। उस बिल्कुल, हमले का मकसद यही था कि ताल्लुकात खराब हो। जी बंद करने से मैं समझ रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, आप जो गए वो भी मुझे पता है, तो आप उसको ना छेड़े तो बेहतर होगा ना। हम एयर के ऊपर है कि भाई आपने उधर जो कश्मीर फतह किया हुआ है वो भी हमें पता है, छोड़े उन बातों को। लेकिन ये बात है कि हम अपने उस पे खड़े रहे। हमने जो उधर से जो रिस्पॉन्स आता है, लोग टू हेल्प विद देम। आपको अपनी फिक्र है कि नहीं, उनके लोगों की फिक्र है कि वो नाराज हो जाएंगे, वो ये हो जाएगा, वो हमें रोटी इधर से आती है। सॉरी, ये चीजें नहीं होंगी। वी हैव टू टेक डिसीजंस। और ये आपका फॉरेन मिनिस्टर हो गया, आपकी खाना रबानी कर, अगर आप इनके साथ अफगानिस्तान को डील कर लें, आई एम सॉरी, फिर आप किसी उसके बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। यकीनी तौर पे हमें अपने नाजरीन फैसले खुद करने होंगे, पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखना होगा, लेकिन हमें यह भी देखना है कि अवाम जो अफगानिस्तान की है उसको पाकिस्तान के खिलाफ हमें नहीं होने देना, उनको इश्तियाल अंगेजी से रोकना है। कर्नल बशीर वली साहब, ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब और टीपू एहसान महसूद साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।